बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज सुबह का आगाज इस अहम इत्तलात से हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना में तब्दीली का फैसला किया है और चंद अहम तरीन वज़रा को तब्दील किया जा रहा है, जिसमें सरे फहरिस्त जनाब असद उमर साहब की वजारत खजाना से छुट्टी भी शामिल थी। लेकिन चंद ही लम्हों बाद वज़ीर इत्तलात ने इन खबरों की तरदीद कर दी। इंफॉर्मेशन मीडिया पे हैं वो सारी डिसइंफॉर्मेशन है। प्राइम मिनिस्टर साहब हर महीने रिपोर्ट्स जो हैं वो लेते हैं और वो मिनिस्टर्स इसलिए मिनिस्टर्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर उनसे मुतमईन है। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है वज़ीरों को तब्दील करना। जब उनका दिल होगा वो चेंज करेंगे, जब दिल नहीं होगा नहीं करेंगे। और आपको ऑफिशियली इसकी जो कम्युनिकेशन है वो होगी। इस तरह की खबरों से हमें एतराज़ करना चाहिए। वज़ीर ख़जाना जनाब असद उमर से जब इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने खबर की तरदीद तो नहीं की, मगर इतना कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के मौका पर इस मौजू पर बात नहीं हुई। हैरत की बात यह है कि तहरीक इंसाफ इस बात पर इतनी डिफेंसिव क्यों हो रही है। इसमें क्या बुराई है कि अगर वुज़रा की कारकर्दगी को देखते हुए पोर्टफोलियोज में रद्दोबदल कर दिया जाए। जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिदार संभालने के बाद खुद इस बात का दावा किया था। हमारी अपने ऊपर कैबिनेट्स के ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ है, इन्होंने डिलीवर करना है। परफॉर्मेंस देखेंगे वजीरों की और उसके बाद इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे कि कौन से वजीर आगे चलेंगे और कौन से वजीरों को हम चेंज करेंगे। 8 महीनों में मईशत की तबाहाली के बाद भी कोई इम्कान नहीं लगता कि हुकूमत में ऐसी कोई तब्दीली आने जा रही है। बहरहाल आज ही की एक अहम खबर यह भी है कि बिलाखिर IMF से मुआहदा हो गया है, जिसके नतीजे में 6 से 8 अरब डॉलर पाकिस्तान पॉलिसी लेवल के ऊपर एक मुआहदा हो गया है। इसीलिए अब उन्होंने अप्रैल के महीने के अंदर अप्रैल के आखिरी हफ्ते के अंदर IMF का मिशन आएगा। IMF के यार मेरे ख्याल में जो डायरेक्ट कर्जा है IMF का वो तो बहुत बड़ी कोई 6 से 8 बिलियन डॉलर ऐसी रकम होगी। यानी जिस मुआहदे को ये गुलामी की जंजीर से तशबीह दिया करते थे वो आज एक कामयाबी के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसके दो ही मतलब निकलते हैं कि या तो वो पहले गलत थे या आज गलत है। इससे मिलता जुलता एक और मामला कि हुकूमत के नए नवेले वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर जनाब एजाज शाह ने अवाम को सीधी सीधी धमकी दे डाली है कि अगर सड़कों पर आए और एहतजाज की कोशिश की तो सबकी छितरौल होगी। यानी जो काम ऑपोजिशन में रहते हुए तहरीक इंसाफ के लिए जमहूरी अमल था, आज की ऑपोजिशन करेगी तो छितरौल होगी। इसकी भी दो ही मतलब निकलते हैं, या ये कि आप पहले गलत थे या आज गलत है। ये तो था वुज़रा का मामला, लेकिन खुद जनाब वज़ीर-ए-आज़म को ही ले लीजिए। 2017 में होने वाले क्वेटा हमलों में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये ट्वीट किया कि यह बदकिस्मती की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ बहावलपुर का दौरा किया, हमारे लोग क्वेटा और पाराचनान में गमज़दा हैं। क्या नवाज शरीफ बलूचिस्तान और फाटा के वज़ीर-ए-आज़म नहीं है? जुमे के रोज क्वेटा में होने वाले हमले में कुल 20 अफराद शहीद हुए। हजारा कम्युनिटी का आज तीसरे रोज भी धरना जारी है, लेकिन जनाब वज़ीर-ए-आज़म अभी तक इन लवाहिकीन के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने नहीं गए। जाहिर है या तो वो पहले गलत थे या आज गलत है। आज हुकूमत के इन्हीं दोहरे मेआरात पर बात करेंगे और दूसरी जानिब एहतसाब का शो भी बहुत जोर शोर से जारी है। मीडिया और अवाम का अच्छा वक्त कट जाता है। बात अब मोहम्मद नवाज शरीफ की फैमिली से निकलकर जनाब शहबाज शरीफ की फैमिली तक पहुंची है। क्या मुस्लिम लीग नून को अपनी हिकमत अमली बदलने की जरूरत है? क्या ये सब कुछ आने वाले दिनों में ऑपोजिशन के मुमकिना एहतजाज को रोकने के लिए हो रहा है? यही सवाल है कि क्या सब कुछ ऑपोजिशन के एहतजाज रोकने के लिए हो रहा है या जो कुछ हो रहा है उसमें सब किया धरा ऑपोजिशन का ही है। मोहसिन शाहनवाज राना साहब PMLN की नुमाइंदगी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से MNA हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। शैला साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कराची से मौजूद हैं मियाँ फ़ारूक हबीब साहब, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब क्विकली आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि अब आप हुकूमत का हिस्सा हैं, वो कैबिनेट में रद्दोबदल हो रही है या नहीं हो रही? ठीक है, तरदीद आ गई, बट बड़े बावसूख जरा ये कहते हैं हो रही है, डिनाइल जितना मर्जी आ जाए हो रही है। वो आपकी अपनी इत्तला क्या है, हो रही है तब्दीली कैबिनेट के अंदर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो हमारे जो मामलात हैं मुल्क के उसको बड़ी तेज़ी से आगे लेके बढ़ रहे हैं।
जहाँ तक रही बात कैबिनेट की तब्दीली के हवाले से बात, तो ऐसी ख़बरें ज़्यादातर जो है वो मीडिया की जीनत हैं और इनके अंदर जो है वो कोई हकीकत नहीं है। और आपके इल्म में है कि आज तर्जमान वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर इसकी तरदीद भी कर दी है और ये मुकम्मल इख्तियार भी वज़ीर आज़म इमरान खान का है कि वो किसको कैबिनेट में रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते, या किसको जो है वो पोर्टफोलियो को शफल करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का जो फ़ैसला है वो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर होगा और वज़ीर आज़म साहब ख़ुद काबीना का जो है वो वक्तन फ़वक्तन तमाम वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लेते रहते हैं। और जो खुशाइंद बात यह है कि हर हफ्ते जो है वो काबीना का बाकायदा अजलास होता है। पहले आपके इल्म में था कि ईद की चांद की तरह काबीना का अजलास हुआ करता था और वन मैन शो होता था, बगैर काबीना की अप्रूवल के जो है वो फ़ैसले किए जाते थे। अब तमाम तर फैसले जो है वो काबीना के सामने रख के काबीना की अप्रूवल से वो होते हैं। मतलब आपके बयान से समझा जाए कि अगर एक अच्छी रवायत है जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान लेके चल रहे हैं। 10वें महीने में वज़ीर आज़म ने फरमाया था कि कारकर्दगी की बुनियाद पर हम परखेंगे, और अगर आज तक काबीना में रद्दोबदल नहीं हुई तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म अपने तमाम वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन है। दूसरी बात ये भी फरमा दीजिएगा कि आज नहीं है, 2 दिन बाद हो जाता है तो फिर भी क्या आप यही मीडिया की जीनत है, उस वक्त तो फिर खबरें सच हो जाएंगी, क्योंकि बहुत से लोग जो वज़ीर आज़म के करीब हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कंफर्म करते हैं कि वाकई वज़ीर आज़म कुछ लोगों से नाखुश है और तब्दीली करेंगे। देखें मुनीब, खुश होना या ना खुश होने की बात नहीं है, लेकिन मामला ये है कि अब तक जब मेरी आपसे बात हो रही है कोई ऐसा फैसला नहीं है। ठीक है। और जब हम ये बात कहते हैं कि ये वज़ीर आज़म का अपना इख्तियार है कि वो काबीना के अंदर किसको शामिल करते हैं, किसको नहीं करते, या किस वज़ीर को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, ये उनका इख्तियार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपना तमाम काबीना जो है वो तमाम वज़रा अपने अपने पोर्टफोलियोज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। और जहाँ पर वज़ीर आज़म साहब जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे और उससे काम लेंगे। ठीक हो गया। राजा साहब, वज़ीर आज़म ने 10वें महीने में कहा था, पिछले साल के नहीं अक्टूबर में, मैंने बात वो पहले कोट भी कर दी, जो मामलात हैं काबीना के हवाले से कोई ऐसा वजीर है जिससे आप समझते हैं उसको वाकई तब्दील होना चाहिए? अपोजिशन का तो खैर फवाद चौधरी साहब कहते हैं उनकी तो बचपन से ख्वाहिश है कि फवाद चौधरी साहब तब्दील हो जाएं। इसी तरह और बहुत से वज़रा आपको पसंद नहीं हैं, अपोजिशन को, मुस्लिम लीग नून को पसंद नहीं होंगे, तो कौन से वज़रा की तब्दीली आप चाहते हैं? मतलब वैसे तो आप तो शायद हुकूमत की तब्दीली चाहते होंगे। मैं जनाब मुनीब भाई एक बात करूँगा, पहले खान साहब कहा करते थे कि ऊपर अगर लीडर ठीक हो तो नीचे सब कुछ ठीक हो जाता है। अब उल्टी साइंस चल पड़ी है, अब वो कहते हैं नीचे जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है, ऊपर मैं ठीक हूँ। तो अब अगर पुराना बयान खान साहब का निकाल के देख लें कि ऊपर लीडर ठीक है, तो फिर अगर ऊपर लीडर तो वो खुद कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, तो फिर नीचे काबीना का क्या कसूर है? तो या तो उनका वो वाला बयान गलत था या ये वाला बयान गलत है। काबीना तो ठीक है, वो बदल नहीं रही ना सर, काबीना तो ठीक है सर, काबीना तो ठीक है, इसीलिए मौजूद है, आज तक कोई एक वजीर भी तब्दील नहीं हुआ। देखिए ये जो खबरें चलती हैं, खबरें ऐसी नहीं चलती, खबरों के पीछे कोई ना कोई उसकी बेसिस जरूर होती है। अच्छा। कोई ना कोई गहराई की बात होती है। जो मीडिया सारे चैनल्स ने फ्लैश की है खबर आज दोपहर को वो यही था कि काबीना में चेंजेस हो रही हैं। मोतबर चैनल्स ने, जियो ने, सब ने ये टिकर्स भी चलाए, स्लाइड्स भी चलाई। एक बात है जी, ये काबीना जितने भी इजलास कर ले, मुझे इस काबीना जो पाकिस्तान की मईशत का इन्होंने हशर नशर कर दिया है, डॉलर कहाँ पे चला गया है, तेल गैस की कीमतें किधर चली गई हैं, लोग अवाम रो रहे हैं, ना कोई कारोबार हो रहा है, बुरा हाल है इस इकॉनमी का, मईशत का, बट्ठा बिठा दिया पाकिस्तान का पकड़ के इन्होंने। मैं इनकी काबीना के इजलास फर्क भी पड़ी, हम रेगुलरली इजलास कर रहे हैं, बड़े हम बैठ रहे हैं, मुझे वो बंदर की कहानी याद आ गई कि तुसी मेरियां आनियां जानियां वेखो, बाकी जंगल नो आग लगे या बुझे वो तुसी छड़ो, मेरा उत्ते थल्ले आना वेखो। ये मुझे बंदर की आनियां जानियां बस नजर आ रही हैं, लेकिन मुझे काम कोई नहीं नजर आ रहा है। नहीं ये काबीना है, ये इनकी कहानी है। वैसे इन्होंने कुछ डिलीवर किया है या तो कोई डिलीवर। राणा साहब ऐसे देखे ज्यादती तो है आपकी, तो वो काबीना का इजलास होता ही नहीं था, और आपकी काबीना का इजलास सर होता ही नहीं था। आपकी पार्टी के लोगों ने खुद कमिट किया कि वज़ीर आज़म सर अगर हमने उस काबीना का इजलास, लेकिन तब्दीली होगी सर हमारे दौर में काबीना का इजलास नहीं होता था तो डॉलर 104 रुपए पे था। हमारे दौर में काबीना का इजलास नहीं होता था तो 20 अरब डॉलर हमारे जराए थे। हमारे दौर में 20 अरब के हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे। हमारे दौर में काबीना का इजलास नहीं होता था तो हमारी जीडीपी जो है वो 6% पे पहुंचने वाली थी, 5.8 तक थी। हमारे ही दौर में काबीना का इजलास नहीं होता था
तो मूडीज और बाकी इंटरनेशनल जितने भी इदारे उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी कह दिया था। हमारे दौर में काबीना का इजलास नहीं होता तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कंट्रोल में थी। हमारे दौर में काबीना का इजलास नहीं होता, बड़ी लंबी लिस्ट गिना दी है, खादों की कीमतें कंट्रोल में थी। और यार ये काबीना का इजलास ही करना है तो बस काबीना का इजलास करें, मुल्क को छोड़ दें, छोड़ दें। अच्छा मेरी नहीं हो काबीना का इजलास, काबीना से ही तो हुकूमत चलती है। चले मैं जरा काबीना के क्या काबीना का इजलास करना जो है वो मेयार है कि इस मुल्क के मामला? मैं मियां साहब आपके पास आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। मैं जरा शैला साहिबा को इंक्लूड कर लूं। शैला साहिबा, अवाम धोखेबाजों की कॉल्स पर सड़कों पे ना आए वरना छितरौल होगी। अब क्योंकि काबीना की बात हो रही है, जिन वफाकी वजीर का ये बयान है वो वफाकी वजीर है, नए नए बने हैं और वो वजीर वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर है। अब पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर तो पीटीआई खुद कहती रही है कि ये जमहूरी अमल है एहतजाज करना, यहाँ तो बातें छितरौल की हो रही हैं। ये कुछ क्या है ये जमहूरियत? अच्छा, मुझे दो बातों का मौका दीजिएगा जी। देखिए, जब ये हुकूमत नहीं आई थी तो दो बातें बिल्कुल वाज़ेह थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान होंगे और असद उमर जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर। सही बात है, ये मैं गलत तो नहीं कह रही? सही है, बिल्कुल सही। अब फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इस वक्त ये बात मुस्तनद हो गई है कि वो नाकाम हो गए, यानी उनका ओपनिंग बैट्समैन ज़ीरो पे आउट हो गया है। और दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म साहब जो ये कहते थे कि अगर महंगाई हो, बिजली के और गैस के बिल ज़्यादा आएँ तो समझो वज़ीर आज़म करप्ट है, वो उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। फिर उन्होंने ये कहा था टैक्स इसलिए कम जमा होता है कि लोगों को अपने क़यादत पर एतमाद नहीं है, टैक्स उससे भी ज़्यादा कम हुआ। तो एक तो ये कि ये बात है। तीसरी बात ये कि जो मलिक ग़ुलाम सरवर हैं उन्होंने कहा कि मैं तो तैयार ही नहीं था इस बात के लिए कि मुझे ये मिनिस्ट्री मिलेगी, और ये सारी जो आपने गैस वगैरह के मैटर देखे थे तो ये नाकाम कैसे नहीं हुए? वज़ीर आज़म कैसे खुश हैं जब मुझे जिसकी जिम्मेदारी दी गई है, मैं कह रही हूँ मैं इसके लिए तैयार ही नहीं थी, और फिर ये माना भी गया कि तजर्बा नहीं था इसलिए गैस की कीमतें और कमी और ये सब जो कुछ हुआ था, बहरान जो आया था गैस का भी। तो नहीं, अब मेरा ये कहना है कि आप गौर करें कि फवाद ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि जब उनका दिल होगा, यानी परफॉर्मेंस जाए चूल्हे बाड़ में, जब उनका दिल होगा तो तब्दीली होगी, दिल नहीं होगा तो नहीं होगी। अब दिल की क्या बात है? इस्तेकाक है ना, वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है। इस्तेकाक एक अलग बात है, इस्तेकाक को आप दिल पे नहीं लाते, नहीं, इस्तेकाक को इस कारकर्दगी पे जिससे डायरेक्ट मुल्क मुतासिर है दिमाग से लेके चलते हैं। अब वो ये नहीं कह रहे कि वो अगर कारकर्दगी देखेंगे कि गलत है, वो कहते हैं दिल है, तो दिल तो बच्चा है जी। हाँ, अब दूसरी बात आ गई। चलो मुझे ब्रेक लेने दें, चलो आप मुझे ब्रेक लेने दें। मुझे दूसरी बात पे फिर ब्रेक के बाद बड़ा शदीद एहतजाज आ रहा लेनी है। मियां फरूख हबीब साहब ने 2 इंडाइटमेंट सुन ली है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं, बस आते हैं। शैला साहब क्विकली आप कहिएगा, फिर मैंने मियां साहब के पास जाना है। क्विकली देखिए अपने सबसे बड़ा कारनामा एज ऑपोजिशन जो बताते हैं वो कंटेनर बताते हैं, ताहिरुल कादरी को दुआ दें कि वो इतने दिन चल गया। और एक और जो बात बताते हैं वो लॉकडाउन बताते हैं, जो पता नहीं किसने कराया था कि सबसे बड़े ज़्यादा जो लोग थे कराची में वो 18 थे, जिसमें बच्चे भी थे, वो फिरदौस शमीम नकवी के साथ थे, लेकिन कराची लॉकडाउन किया गया था और 20 करोड़ रुपए का नुकसान किया गया एक दिन में। तो आप लॉकडाउन भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और हम क्यों नहीं कर सकते? करके दिखाएंगे, छतरोल करके दिखाओ हमारी, जरा हम देखते फिर। अच्छा चले मियां साहब, ये छितरौल वाली बात के ऊपर जरा एलैबोरेट कर दीजिएगा। साथ रांझा साहब ने कहा कि आनिया जानिया है आपकी वफाकी काबीना की, उसके बगैर बहुत कुछ बेहतर था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। मियां साहब देखें इनके लिए सबसे बड़ा जो सबक ये है कि 3 बार नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, इसी तरह जो है वो 3 बार पीपल्स पार्टी को मौका मिला, लेकिन इनकी कारकर्दगी इतनी मायूस कुन थी कि अवाम ने इनसे बेजार होकर इमरान खान को चुना और इमरान खान को इक़्तिदार में लेकर आए। 1 करोड़ 70 लाख वोट मिले। और मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब बात कर रहे थे, हम जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस है। इनके दौर के अंदर कौन सी अवाम जो है वो लुडियाँ डाल रही थी या लोग जो हैं वो बड़े खुश थे। अब इनकी कारकर्दगी भी सुन लें, जहाँ पे काबीना के इजलास नहीं होते थे, जहाँ पर अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, मुल्क के जो कर्जे हैं, जब इनकी लास्ट हुकूमत आई पीपल्स पार्टी 8,000 अरब रुपए से 14,000 अरब रुपए पे छोड़ के गए, ये 30,000 अरब रुपए पे छोड़ के गए।
पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर गैस का सर्कुलर डेट 0 था, ये 157 अरब रुपए के ऊपर छोड़ के गए। 487 अरब रुपए की स्टील मिल खसारे पे छोड़ गए। बिजली के सेक्टर के अंदर 1200 अरब का ये सर्कुलर डेट छोड़ के गए हैं। अब ये बात करते हैं IMF की कर्जों की दलदल में ये घुसेड़ के गए हैं मुल्क को। आज ये बात करते हैं कि 40 साल के ये जो इन लोगों के कारनामे हैं, काले करतूत हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो करप्शन है, जो लूट सेल जमा की हुई थी, जो चोरों का जुम्मा बाजार इकट्ठा किया हुआ था, वो ये कहते हैं कि 8 माह के अंदर ठीक हो जाए। ठीक है सर, गुजारिश सुन लेना सर, गुजारिश सुन। मैं आपको सवाल कर दे तो आप उसका भी जरा काइंडली जवाब देते। आप ही से पूछ रहा हूँ कि वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर वो कहते हैं अवाम की कॉल पर बाहर ना निकले वरना छितरौल होगी। आप भी लोगों को बाहर लेके निकले थे, पब्लिक इश्यूज पे निकले थे, एक आपके नजदीक एक मुद्दा ठीक था उस पे लेके निकले थे। आज कोई भी लेके निकलता है, जमहूरी हक कहा करते थे आप, छितरौल वाली जुबान क्या हुई? देखें गुजारिश सुने मुनीब, अपनी बात की वजाहत वो करेंगे। हम जमहूरी जमात हैं, हम जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं। हम तो इनको कहते हैं कि ये आए। ये तो उस वक्त मुझे याद है जब चीफ जस्टिस की मूवमेंट थी तो मार तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स खा रहे थे। जब सारे रास्ते के कंटेनर्स हट गए उस वक्त मुगल आजम जो है वो मॉडल टाउन से बाहर आ गए थे और इमरान खान को और कादी हुसैन अहमद मरहूम को इन्होंने कहा था कि जनाब आप पिंडी चला जाए। मामला ये है, समझ नहीं गुजरता। हमें पता है कि अवाम कितनी इनके साथ है। अवाम के पास लेके क्या जाएंगे? अवाम के पास क्या ये कतरी खत का कारनामा लेके जाएंगे? क्या ये अवाम के पास सरे महल लेके जाएंगे? क्या ये अवाम के पास मेफेयर की या फिर एवन फील्ड? गुजारिश तो सुन लेना, क्या ये मेफेयर की एवन फील्ड्स के फ्लैट्स लेके जाएंगे? महंगाई तो वो है जो ये छोड़ के गए हुए हैं। अब तो ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं जिनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। शॉक्स को ठीक कर रहे हैं। किया धरा तो इन लोगों का है। ठीक है सर, वक्त कम है। ये किया धरा तो इन लोगों का है। राजा साहब, इबरत का निशान बनाना चाहिए आपकी क़यादत को और पीपल्स पार्टी की क़यादत को। ये जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं वक्त आ गया, क्योंकि आपका नेक्सस भी वही कुछ है, जाली अकाउंट से टीटीज करोड़ों डॉलर्स की। ये कुछ जस्टिफाई करना चाहिए खामोशी से और ये कह देना कि इनके पास सबूत कोई नहीं है। आपको बताना चाहिए कि ये जो तमाम ट्रांजैक्शंस हैं लोगों के नाम है, ये सब झूठे हैं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। राजा साहब देखिए जी, पहली तो बात ये है कि फवाद चौधरी साहब जो है ना, उनके नीचे आप लिख देना चाहिए, जब वो आते ना आप लिखते हैं कि वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात, वहाँ पे लिख दें नीचे तर्जमान नैब। पहली तो बात ये है, और नैब को उनको तनख्वाह देनी शुरू कर देनी चाहिए जितना वो नैब की बेचारे करते हैं। वैसे भी तनख्वाह फवाद चौधरी साहब ले लेंगे नैब अगर देगी तो, ना नहीं करते किसी चीज़ को। दूसरी बात यह है कि वो चौधरी साहब जो हैं, मैं समझता हूं कि जो वो बात कर रहे हैं, 18 बैंक अकाउंट हैं। पहले ये हमारे पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ये बताएं कि जो इनके नीचे काम करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने 18 बैंक अकाउंट्स की निशानदेही की है, जिसके ज़रिए तहरीक इंसाफ के अकाउंट के बीच में रकमें आई हैं जो कि जिन अकाउंट्स को इन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया अपने इलेक्शन कमीशन के कागजात के बीच में, और वो सारा काला पैसा है जो इन्होंने मनी लॉन्डर किया है, जो बाहर इन्होंने ज़कात के नाम पे लोगों से पैसे लिए हैं, उन लोगों ने वहाँ पे अपनी टैक्स वेवर्स लिए हैं और उधर उन्होंने वो पैसा मनी लॉन्डर किया है। यहाँ पे वो पैसे पहले उनका एहतसाब करें, उनके जाली अकाउंट सर होंगे, आप अपनों का तो जवाब दे देना सर। मेरी बात सुने, ये तो खान साहब ने खुद कहा था कि एहतसाब में हम अपने आप से शुरू करेंगे। हम तो इनकी बात कर रहे हैं कि ये तो कहते थे कि हम अपने आप से शुरू करेंगे, तो करें ना अपने आप से शुरू। पकड़े ना जाके जिन्होंने 1 खरब रुपए की मेट्रो बनाई है, कहां से 30 अरब से शुरू हुई और 1 खरब पे चलेगी। पकड़े ना जाके उन लोगों को जिन्होंने वहां पे वो खैबर बैंक में फ्रॉड किए हैं, या जहांगीर तरीन साहब तो नैब तो जो है वो सर, नैब तो इस वक्त जो है जिसका तर्जमान फवाद चौधरी है, तो आगे मुझे कहने की जरूरत ही नहीं कि उस नैब की क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर फवाद चौधरी साहब के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है मैच फिक्स है। ठीक, अच्छा, अगर तो ये मैच फिक्स ना हो तो फिर आप मुझे बता दें। मैं ये कहता हूँ सिर्फ वो मुश्ताक चीनी का पूछ रहे हैं, बात करनी है वो मुश्ताक तो ये हमें पहले बता दें, वो इकराम नवीद का भी पूछ रहे हैं, मंजूर पापड़ वाला का ये पापड़ों वाले के अकाउंट में पैसे निकल आते हैं यार। इनसे क्या, पहले अलीमा बाजी की चिट्टे दे देना मुझे, तो फिर ये पापड़ वालों का साथ ले। इनके तो घर में इनकी बहन के नाम अलीमा बाजी का जवाब दो। अच्छा, तुसी की पापड़ कर रहे हो, कौम को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अच्छा, चला रहा साहिबा, टुवर्ड्स द वेरी एंड, आपकी क़यादत के हवाले से कहा जाता था जाली अकाउंट से कोई फलूदे वाले का को, क्या यहाँ पर भी अब कोई पापड़ वाला निकल रहा है, कोई रेडी वाला निकल रहा है? एक ऐसे शख्स का भी कहा जा रहा है जिसकी वफात हो चुकी है और ट्रांजैक्शन उसके नाम से
बाद में की गई हैं। ये जो दस्तावेजात आजकल सर्कुलेट कर रही हैं और नैब की हुकूमत भी कह रही है ये सब दस्तावेजात मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के हवाले से भी इंक्वायरी तो डिस्पैशनेट होनी चाहिए ना, सबकी हो। ये एटीट्यूड तो ठीक नहीं है कि पहले आप अपना हिसाब दे दें, जिसके खिलाफ इल्जाम है वो बताएं। देखिए, हमें तो कोई मसला नहीं है, हमने हर दौर में इंक्वायरी फेस की और अभी भी कर रहे हैं। बात यह है जो ये अपनी नाकामियों का सेहरा, अपने दुखड़ों के सेहरा पुरानों पे डाल रहे हैं, इनसे सिर्फ ये पूछिए कि आपका मैनिफेस्टो किस तारीख को आया इलेक्शन में, और आपको ये सारी बातें मालूम थी और आपने इन सारी फैक्ट्स एंड फिगर को देख के कहा था कि हम इतनी जल्दी हालात बदल देंगे। तो मेरा ये कहना है कि वो आपने क्यों बनाया था। अब एक हफ्ते से ज्यादा गुजर गया और वाडवा ने कहा है कि 4 हफ्ते बाद वो नौकरियों के ढेर लगा देगा, तिक्का बोटी कर देना, तो कम से कम दूसरे हफ्ते ऐड तो दे दो कौन सी नौकरियां हैं। चले ये आज अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि शहबाज साहब ने भी रेज की हैं, कल हम उनको भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मियाँ फ़रूख हबीब साहब का, मोहसिन शाहनवाज राना साहब का और शैला साहिबा का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। खुसरो बख्तियार साहब वफाकी वजीर हैं, उनके खिलाफ मामलात हैं, एक कंप्लेंट है जिसकी वेरिफिकेशन नैब के मुताबिक, यानी नैब की दस्तावेजात के मुताबिक हो चुकी हैं, लेकिन नैब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, मामला क्या है, खुसरो बख्तियार साहब का वर्जन क्या है, उमर चीमा साहब क्या कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एहतसाब का दौरा है और एक एहतसाबी अमल जिसके बारे में कहा जा रहा है कि डिलिबरेटली रोक दिया गया है, वो है जनाब खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ जो कि वफाकी वजीर हैं बराए डेवलपमेंट प्लानिंग एंड रिफॉर्म्स। ये सारा मामला क्या है, कंप्लेंट उनके खिलाफ कब आई, नैब ने उस कंप्लेंट की अपने रीजनल ऑफिस से वेरिफिकेशन करवाई, किस वक्त करवाई, जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं या दिखाए गए हैं उनकी ऑथेंटिसिटी क्या वेरीफाई की गई है, वो वेरीफाइड है या नहीं, और नैब क्यों कतरा रहा है खुद जनाब खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ इंक्वायरी करने से या इंक्वायरी इनिशिएट करने से। इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब उमर चीमा साहब, सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ से भी मुंसलिक हैं, अवार्ड याफ्ता भी हैं। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। सहाफ़त का तकाजा है, मैंने पूरी कोशिश की कि जनाब खुसरो बख्तियार हमें वक्त दें आज के प्रोग्राम में ताकि जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसको वो कन्फ्रंट कर सकें, उसके बारे में वो बता सकें, वजाहत दे सकें। कुछ दिन कबल जब वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने क्या फरमाया था इन रिपोर्ट्स के हवाले से, मैं चाहता हूँ पहले आप क्लिप देख लीजिए। नैब ने क्लैरिफिकेशन दे दिए कि कोई इंक्वायरी फ़िलहाल इस पर नहीं हो रही। सेकेंडली, कंप्लेंट ये थी कि 2004 से 2007 तक जब मैं वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर था तो ईरा के तहत पैसे वहाँ से खुर्द-बुर्द किए। 22 साल हो गए सियासत में, पहली दफा कपड़ों पे छींटे पड़े, अब आदत में खले सियासत में है तो छींटे पड़े हैं या खबर गलत है? ऑफ कोर्स गलत है। आई स्टैंड बाय माय एसेट जो मैंने डिक्लेयर किए हैं। ये पेपर्स हैं, अगर आपकी नजर से गुजरे हो, इसमें आपके और आपकी फैमिली के एहसास बताए गए हैं कि 2004 ऑनवर्ड्स इनमें कितना इजाफा हुआ है। नहीं, ये तो लोगों ने इसमें फैलाए हुए, देयर इज नो ऑथेंटिक, कोई ऐसी नैब की इंक्वायरी नहीं, दे आर नॉट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। उमर चीमा साहब के पास चलते हैं। उमर चीमा साहब, मैंने तो कोशिश की खुसरो बख्तियार साहब तशरीफ़ लाएं, कन्फ्रंट करें आपको भी, आपके फैक्ट्स को भी, लेकिन मैंने फिर वो जब नहीं तशरीफ़ लाए तो हमारे पास यही अवेलेबल रिसोर्स था कि उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा कि ये फैब्रिकेटेड है, मैं आई स्टैंड बाय माई एसेट्स जो मैंने अपने डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। अब ये कंप्लेंट ज़रा इख्तिसार से बताते जाइएगा, मैं आपसे सवाल फोकस नहीं करूँगा। ये कंप्लेंट खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों की कब आई नैब के पास और नैब ने इसके ऊपर क्या किया? देखें, ये जो शिकायत नैब को वसूल हुई ये पिछले साल की बात है और ये उस वक्त की बात है जब खुसरो साहब वज़ीर भी बन चुके थे और ये सितंबर 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त नैब हेडक्वार्टर में ये कंप्लेन आई और जो इनका मुतलका आगे ऑफिस बनता है वो नैब मुल्तान है, इनका जो नैब का अपना ऑफिस है। उन्हें नैब हेडक्वार्टर ने ये कंप्लेन उनको भेज दी कि आप इस पर मज़ीद काम करें, इसको वेरीफाई करें, जो इसमें इल्ज़ाम लगे गए हैं वो किस हद तक उनमें सदाकत है। उन्होंने इस पर डिटेल काम करके इसका सारा रिकॉर्ड छानबीन किया और जो चीज़ें इनको बुलाए वो हासिल कर सकते थे FBR के रिकॉर्ड से, जो इनको बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी, जो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड था, जो इनके मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं,
उनसे जो उनकी कंप्लेंट्स आई और उसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सवालात उठाए जो कि बड़े एक ऑकवर्ड किस्म के क्वेश्चन है कि वो फैमिली जिनका एक सिर्फ ज़मीनी यानी कि सिर्फ ज़मीनें हैं, वो 2004 के बाद वो इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बन गए और इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के वो जो एक मुल्क का एक एलीट क्लब है वो शामिल होने लगे और उनकी जो एक असासों की मालियत है वो कुछ 100 अरब से ज़्यादा है। और ये सारी डिटेल डॉक्यूमेंट्स के साथ नैब मुल्तान ने नैब इस्लामाबाद को भेज दी अपने चेयरमैन साहब के पास जी कि इस पे इंक्वायरी ऑर्डर की जाए। अब मैं आपको बता दूं कि जब इंक्वायरी होती है तो उस पे जो मुल्ज़म होता है उसको बुलाना पड़ता है। जिस तरह दूसरे केसेस में ये लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो अगर ये इंक्वायरी शुरू हो जाए तो उसमें इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, उधर इनको बताना पड़ेगा। इन्होंने अभी तक चेयरमैन नैब ने इस मामले में कुछ नहीं किया। इनको एक याद दहानी का लेटर भी आया लेकिन ये इस मामले में बिल्कुल खामोश हैं। ठीक, अब ये जो आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं इनकी तरदीद नहीं कर सकते, ये नैब के अपने डॉक्यूमेंट हैं और हम इसको भरपूर तरीके से चैलेंज करते हैं कि अगर ये कहें कि ये इनके डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम इसके मजीद सबूत भी दे सकते हैं। ठीक, लेकिन ये इस मामले में बड़ी एक इन्होंने पुरस्रार किस्म की खामोशी इख्तियार की हुई है। आप ये जो नैब के डॉक्यूमेंट्स हैं, अब ये दिसंबर 2018 की कंप्लेंट वेरिफिकेशन है, उसके साथ रिपोर्ट अनेक्स्ड है जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 100 अरब के करीब नैब के मुताबिक, इस वेरिफिकेशन के मुताबिक उनकी असासे हैं, जो कि डिक्लेयर्ड असासे हैं वो 20 करोड़ हैं। आपकी जब बात हुई नैब हुकाम से या आपने अपने सोर्सेज से जब बात की कि वजह क्या है बताई जाती कि नॉर्मल प्रोसीजर तो जिस तरह आपने बताया यही है कि अगर कंप्लेंट वेरीफाई हो जाए तो इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, एटलीस्ट बुलाया जरूर जाता है एक्यूज्ड को या जिसके खिलाफ शिकायत हो। खामोशी की वजह पता लग सकी है क्यों नहीं हुआ और इसके ऊपर अप्रोप्रिएट फोरम क्या होता है? डीजी नैब बताते हैं या डायरेक्ट चेयरमैन के नोटिस में मामला आता है? देखिए मुनीब, ये इससे जो वजह का पता चलता है ना वो यही है कि जो एक नैब के बारे में एक बड़ा दिन ब दिन एक तासुर बड़ा मजबूत होता जा रहा है कि ये कुछ लोगों को टारगेट कर रहा है और उसके सियासी मकासद हैं और दूसरे लोगों को छोड़ रहा है। हम ये नहीं कहते कोई एक तरफ जो है फरिश्ते बैठे हुए हैं या दूसरी तरफ जो है वो सारे करप्ट हैं। अब ये नैब इस तरह की सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के जरिए ये तासुर को दिन ब दिन मजबूत कर रहा है कि जिन लोगों की हुकूमत में ज़रूरत है या जो हुकूमत का हिस्सा हैं हम उनको नहीं छेड़ेंगे, या इससे जो एक हुकूमत का एक करप्शन नैरेटिव है फिर तो लोग ये बात करेंगे कि आपकी अपनी सफ़ों में भी लोग मौजूद हैं। अब आप खुद ही देख लें कि कितने हुकूमती लोग हैं कि जिनके खिलाफ इंक्वायरीज चल रही हों या उनको गिरफ्तार किया गया हो और दूसरे जो हैं यानी कि उनके बारे में इन्होंने कोई एक अच्छी कोई ट्रीटमेंट की हो, ऐसा नहीं है बल्कि इसके बिल्कुल मुतज़ाद है। और अब मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि ये 2018 की दिसंबर 2018 का लेटर है जो आपने पहले चलाया भी था और उसमें इन्हीं के लेटर्स का हवाला दिया हुआ है कि आपने कंप्लेन वेरिफिकेशन के बारे में लिखा था और इसमें काफ़ी चीज़ें आ रही हैं जो कि इंक्वायरी तलब है, यानी कि जिसमें हमें एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये चेयरमैन साहब ये बात भूल गए हों, उनको याद दहानी का भी लेटर भेजा गया है। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि ये सिर्फ खुसरो बख्तियार साहब के केस नहीं है, मैं मेरे नॉलेज में और भी ऐसे केसेस हैं जिधर जो PTI के MNAs हैं उनकी इंक्वायरी की स्टेज पर रुके हुए हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से टाइम बाय कर रहे हैं, उनको नैब उनके बारे में भी जो है बिल्कुल एक पुरस्रार खामोशी इख्तियार की हुई है। ठीक, आपने खुसरो बख्तियार साहब से डायरेक्टली भी रब्ता करने की कोशिश की उमर चीमा साहब इस सारे मामले के हवाले से? नहीं, मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका। मैंने कोई एक दो दफ़ा कोशिश किया कि उनका नंबर आगे से बंद मिल रहा था, लेकिन आप देख लें कि जिस दिन से ये खबर आई है उसके बाद जो खुसरो बख्तियार हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। एक दफ़ा जो उन्होंने अपना एक ये जिस तरह आपने शहजाद साहब के प्रोग्राम का हवाला दिया, अब आप ये बताएं कि कोई ऐसा आदमी है जो लोग पहले गिरफ्तार हैं, कोई भी उनमें ऐसा हो जो कहता हो कि उसका कोई कसूर है? हर एक की कोई ना कोई अपनी जस्टिफिकेशन होती है। बात ये होती है कि जब आपकी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है या किसी आप दूसरे को भी अपने इन ज़राए के बारे में मुतमिन कर सकें और उसके लिए आपको तहवील में लेना ज़रूरी है। लेकिन ये हुकूमत के लिए शायद एक बड़ा एक अपसेट होगा। हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस मामले में खामोश है, यानी नैब जो है इस मामले में बिल्कुल खामोश है और ये जो दोहरा म्यार है वो एक लोगों के सामने एक नज़र आ रहा है। ठीक, अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब हम कहते हैं नैब खामोश है, नैब इसके ऊपर खामोश टेक्निकली नहीं है। उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दे दी है कि फिलहाल या हम इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे। तो ये क्या मुमकिन है कीपिंग इन व्यू नैब का रिकॉर्ड सामने रखते हुए, पास रिकॉर्ड,
कि वेरिफिकेशन भी हो गई हो और नैब के नज़दीक फिर भी ये मामला इतना अहम ना हो कि इसके ऊपर प्रोसीड किया जाए, क्योंकि इख्तियार तो बहरहाल नैब की हायर अथॉरिटीज़ का होता है। उमर चीमा साहब देखिए मुनीब, एक तो ये है कि वो इन इसनाद जो ये इन दस्तावेजात की तरदीद नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो इसको कहते हैं कि एक बड़ा एक सिलेक्टिव किस्म का सच बोलना, कि हम तो यही बात कर रहे हैं कि इंक्वायरी आर्डर नहीं कर रहे, जब ये इंक्वायरी आर्डर करेंगे तो उस टाइम खुसरो साहब जो है उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और ये एक आम आदमी को मिसगाइड करने के लिए ये कह देते हैं जी हमने तो कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे। भाई यही तो बात हो रही है कि आपका ही अपना ऑफिस जो है नैब मुल्तान वो कह रहा है कि इसकी इंक्वायरी तलब है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये बड़े ऑकवर्ड किस्म के क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से इन्होंने इतने असासे बना लिए हैं, इनको हमने चेक करना है। लेकिन नैब जो है वो इस मामले में जो चेयरमैन साहब हैं बिल्कुल खामोश हैं। ठीक, यानी कि खुसरो बख्तियार साहब तो समझते हैं कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड हैं, लेकिन आप ये कहते हैं और वाकई नैब की तरफ से इन मामलात पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई कि ये डॉक्यूमेंट जाली है या ये लेटर जाली है या इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई या कंप्लेंट की वेरिफिकेशन नहीं हुई। इस हवाले से नैब वाकई मुकम्मल तौर पर खामोश है। उमर चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, कि जनाब खुसरो बख्तियार साहब हमें जॉइंट कन्फ्रंट करें, बताएं कि असल मामलात क्या हैं। जो उनका मौक़िफ़ शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम पे जियो न्यूज़ पे था वो हमने आपके सामने चलाया। ये प्लेटफॉर्म हाजिर है जनाब खुसरो बख्तियार के लिए, वो जिस वक्त भी तशरीफ़ लाना चाहें हम चाहेंगे कि इसके ऊपर खुलकर बात हो, डिबेट हो और वो कन्फ्रंट करें। अगर वाकई उनके खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट है और ये तमाम रिकॉर्ड झूठा है तो उनको अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल होना चाहिए। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।